तो क्या अब लोकतंत्र की असली परीक्षा संसद से बाहर नहीं, संसद के भीतर होने वाली है? तो क्या एक नया कानून जनादेश से बने मुख्यमंत्री को एक आदेश से गिरा सकता है? और क्या अब जेल की सलाखें सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के लिए भी सत्ता का हथियार बन जाएंगे? सवाल गंभीर है और वजह है केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए वो 3 विधेयक जो सीधे सीधे देश के संविधान, आपराधिक न्याय प्रणाली और राजनीति की नैतिकता को फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कहती है कि नेता अब इतने अनैतिक हो चुके हैं कि जेल जाकर भी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कानून बदलना जरूरी है। इसी सोच के तहत सरकार ने मौजूदा 2 कानूनों और संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव की पहल की। 3 विधेयक संसद में पेश किए और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कानून वाकई में नैतिकता की रक्षा करेंगे या फिर राजनीतिक प्रतिशोध का नया रास्ता खोल देंगे? विपक्ष कहता है कि अगर ये विधेयक पास हुए तो केंद्र सरकार किसी भी मुख्यमंत्री को महज 30 दिन जेल में रखकर सरकार गिरा सकेगी। क्या लोकतंत्र को कार्यपालिका के पंजों में कैद करने की तैयारी है? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो आरोप लगा दिया कि यह बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों को लाइन पर लाने का तरीका है। वहीं सत्ता पक्ष साफ कह रहा है बिल अभी समिति के पास है, सुझाव दीजिए, विरोध मत कीजिए। लेकिन असल डर दरअसल यही है कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसीज का पहले इस्तेमाल हुआ है, क्या अब कानून का इस्तेमाल सत्ता टिकाने या फिर गिराने के लिए तो नहीं होगा? क्या नैतिकता के नाम पर संवैधानिक पदों की गरिमा को गिराने का खेल तो शुरू नहीं हो जाएगा? और क्या सजा पाए बिना ही किसी को दोषी मानकर सत्ता से बाहर करने का यह नया कानून लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा? सवाल उठ रहे हैं, बहस जरूरी है और जवाबों से पहले इस विधेयक की नीयत पर भी देश की नजर है। आज हम दरअसल इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सियासतदानों की वो बयान सुना देते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से इसको फेवर किया जा रहा है और विपक्ष कैसे नाराजगी जाहिर कर रहा है, सुनिए जरा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति का सौंपा जाए। There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? जिस तरह की एक गुंडागर्दी थी, अगर संशोधन विधेयक पेश हो रहा था गृह मंत्री द्वारा, उसे प्रेमचंद्रन ने सवाल उठाया है कि साहब जल्दी में, उन्होंने कहा कि हम इस बिल को जेपीसी को भेजने वाले। जब भारत के गृह मंत्री ने सदन में कह दिया स्पीकर साहब से कि हम इस, तो फिर नहेश था इसमें, लोकसभा राज्यसभा की सारी पार्टियों के सांसद उसके मेंबर होंगे, फिर विचार होगा, उसके बाद बिल आएगा। लेकिन जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे, फिर वेल में जिस तरीके से
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आ गए और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का आज उन्होंने उल्लंघन किया। आखिर एक संशोधन विधेयक अगर प्रस्तुत किया जा रहा था गृहमंत्री से और गृहमंत्री ने इस बात को कह दिया स्पष्ट कि हम इस पे स्पीकर साहब प्रस्ताव करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इसके बाद तो सदन को शांत होना चाहिए। इससे साफ है जानबूझ करके जो सदन लगातार बाधित कर रहे थे, आज उसकी पराकाष्ठा हो गई। देखिए, जो कानून पारित करने की मंशा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी अपना बाहुबली से ये कानून ला रहे हैं, ये मंसूबा जरूर नापाक है। ये सीधे तौर पर विपक्ष पे हमला करने के लिए एक औजार की रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे और ये ड्रैकोनियन एक्ट है। जिस प्रकार की अभद्रता टीएमसी के सांसदों ने सदन में करी है, खास करके उनकी महिला सांसद ने जिस तरह माइक पकड़कर उसको पकड़ने की कोशिश करी, यहां तक कि पन्ने फाड़कर सदन में फेंके, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज उन्होंने भारत के मतदाता को शर्मिंदा करा, भारत के संविधान को शर्मिंदा करा, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को शर्मिंदा करा। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी सांसदों के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। See it as a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. भाई क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है तो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। The Honorable Home Minister has read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was formed in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to... आपने सुना पक्ष को और विपक्ष को। क्या कुछ पक्ष के सांसद कहते नजर आ रहे हैं, नेता कहते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह की कोई गलतफहमी मत रखिए, अभी बिल पास किया गया है, बिल पेश किया गया है और समिति के पास जाएगा, बाकायदा बातचीत होगी, फिर उसके बाद ही इसको पास किया जाएगा, कानून का रूप होगा। लेकिन विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि भाई साहब, आप लोग जो बिल ला रहे हैं वो दरअसल दुरुपयोग करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन जब बिल पेश हो रहा था, जो बात की जा रही है कि केसी वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो तू मैं हुई, या यूं कह लीजिए जोर आजमाइश देखने को मिली जुबानी, वो भी जरा आप सुन लीजिए। देखिए कि जब गृह मंत्री इस बिल को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। Question to the Honorable Home Minister. When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time.
गृह मंत्री जी मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर दिस नेम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। साफ्ता राउंड कॉल भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, my point one. माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाए गए। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being contained. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualified. श्री वेणुगोपाल। Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the government of union territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? आपने देखिए, जब इस बिल को पेश किया जा रहा था तो उस वक्त किस तरह का हंगामा उसके भीतर संसद के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन इस बिल को पेश करने का मकसद सरकार का बकौल सरकार के नुमाइंदों के मुताबिक ये है कि भाई इस बिल में प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब को रखा गया है, दायरे में रखा गया है। खबर देखिए क्या है, जरा समझिए। 30 दिन की जेल अगर हुई तो संवैधानिक पद छोड़ना पड़ेगा इन सभी को जो इस बिल के दायरे में आएंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक हित नहीं, लोक हित में काम करे, नए विधेयक का ये उद्देश्य है। पदासीन मंत्री का चरित्र आचरण संदेह से परे होना चाहिए। गंभीर धाराओं में जेल गया मंत्री, संवैधानिक विश्वास कम ना हो उसका ये भी है। संविधान में अभी गंभीर अपराधों में जेल गए मंत्रियों को हटाने का प्रावधान दरअसल नहीं है। और संघीय, प्रादेशिक, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुच्छेद 75 और तमाम जो है उसके लेकर है। विपक्ष का आरोप है विपक्षी सरकार को अस्थिर करने की मंशा है। तो जाहिर तौर पर, और आज दरअसल इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं।
हमारे साथ राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक अहलावत भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भटनागर जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस के पास आ रहा हूं, राज शर्मा साहब, क्या दिक्कत है इस बिल में, जरा क्यों इतना हंगामा किया जा रहा है संसद के भीतर और बाहर भी? क्या इस बिल में आपको परेशानी नजर आ रही है, क्या खराबी नजर आ रही है, जरा एक बताइए। अब्दुल भाई, सबसे पहले आपने एक बात पूछी, क्या खराबी नजर आ रही है। मैं ना दाएं जाऊंगा ना बाएं जाऊंगा, सिर्फ इस टीवी के स्क्रीन में जाऊंगा। अभी मैं सुन रहा था कि तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल कह रहे थे विपक्ष का ये रवैया लोकतंत्र के लिए कुठाराघात है। बोल गए 21 फरवरी 1998 को लोकतंत्र को कुचल के एक दिन का चीफ मिनिस्टर बन रहे थे। भंडारी साहब गवर्नर हुआ करते थे। वो तो अच्छा हुआ कि मुलायम सिंह साहब ने इनसे शपथ से पहले समर्थन वापस ले लिया। तो कुठाराघात वो बताएंगे लोकतंत्र की बड़ी भाषा। दूसरी बात, बांसुरी स्वराज जो भी हैं वो बोल रही थी, वो वही महिला है जो कहती है हिंदी पढ़नी चाहिए और अंग्रेजी पढ़कर आई। मैं कॉन्ट्रडिक्शन देख रहा हूं। और यहाँ पे एक टीके दिख रहे थे, वो दाढ़ी पाली हुई आजकल दार्शनिक चेहरा बनाया हुआ है। वो क्या कह रहे थे, ये सही है वही है, अभी पता नहीं जेल में चले जाएगा। मैं दावे के संग कहता हूं, यहाँ पे अहलावत साहब बैठे, प्रदीप भाई बैठे, आप बैठे, कल सुबह 12 बजे आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगा, दुनिया का सारा कुछ बर्बाद करके। एक बात को सुनना पत, रिपोर्ट लिखाने का मतलब कोई मेरे दुश्मन नहीं हो। यहाँ पे हम रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट में अभी रिपोर्ट लिखा दूं मैं, मान लो प्रदीप भाई के लिए या अभिषेक अहलावत जी के लिए, एक लड़की से रिपोर्ट लिखवा दूं, अरेस्टिंग जरूरी है। ये अरेस्ट होके गए, बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला लड़की गलत थी। ये मेरे शहर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए औरत ने कहा इन्होंने गैंग रैप करा। कायदे से तो उन्हें जेल भेज देते, मगर पुलिस ने बड़ी सतर्कता दिखाई और पुलिस ने इंक्वायरी करी तो वो लड़की गलत पाई गई। अब एक और बात सुनिए, कानून का जो मकबरा है, जो एक ताजमहल बना है, वो स्टेट वर्सेस सेंट्रल बना। यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जरूर बैठने चाहिए थे। अब यहां दिक्कत क्या है, सेंट्रल के पास क्या है, जैसे सीबीआई, ईडी, समथिंग, बाकी स्टेट के पास है। अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री में हूं, अहलावत जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा ये राज शर्मा मेरे कहे पे नहीं चल रहा, ईडी मुकदमा करो। और पुलिस हो या ईडी हो, अपनी आय पे आ जाए तो 6 महीने जमानत ना होने दे मुक्के मारने में, ये तो गलत है। और अब क्या है कि अगर अहलावत जी ने मेरे ऊपर रिपोर्ट दिखाई तो मेरे ही साथी चीफ मिनिस्टर दूसरे प्रदेश ने इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी प्रधानमंत्री के। इससे तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, एमपी एमएलए की गरिमा खराब होती है। आज मैं कई चैनलों में बैठा तो लोग कहते हैं ये फलाना ठिकाना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसा हो जाता है, नहीं होता है। देखो एमपी होता है, एमएलए होता है। एमएलए 5 से 7 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, एमपी 10 से 12 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। मैं कहता हूं एक और बात है, आज के टाइम में नैतिकता गिर गई। अभी कोई नैतिकता की भी बात कर रहा था, बीच में कोई नेता बोल रहा था। पहले क्या होता था, ट्रेन का डिब्बा डीरेल होता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। अगर मान लो, नहीं ठीक है, मैं पहला पॉइंट आपका रेज कर रहा, नैतिकता पर आऊंगा सर, राज शर्मा साहब, नैतिकता पर भी आऊंगा, लेकिन पहला पॉइंट में आपका समझना सुनिए। नहीं राज शर्मा, बॉम्बे में आतंकवादी का कांड होता था, गृह मंत्री इस्तीफा देता था। जरूरत है बीजेपी ये बताए कि 2014 के बाद जरा सी कोई बात हुई, पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ, ठीक क्या नहीं हुआ, उरी हुआ, क्या इस्तीफा दिया, क्यों नहीं दिया? मेरा पॉइंट यह था कि कांग्रेस और विपक्षी दल को क्या दिक्कत है। रुकिए ना राज शर्मा जी सुना करिए पहले, राज शर्मा जी सुना भी करिए प्लीज। मैं मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सुन लिया करिए। मेरा पॉइंट यह था कि पहला रिएक्शन मैं आपसे ले लेता हूं कि क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने बाइट्स तो सुना ही दी हैं, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप हैं। आपको क्या दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है? बेसिकली प्रदीप भटनागर साहब, विपक्ष को यह परेशानी है, विपक्ष को यह दिक्कत है, विपक्ष को यह डर है
कि भाई सरकार जो है वो ये कानून लाकर दरअसल पावर अपने हाथ में लेना चाहती है सभी तरह की, और अगर ये पावर आ गई, कल की तारीख में जो विपक्ष में नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए नीति नहीं है, वहां के मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल देंगे किसी भी कारणवश, और जेल में डालने के बाद 30 दिन डाल देंगे वो, और वहां की सत्ता अपने हथिया लेंगे। बेसिक ये डर उनको सता रहा है। क्या इस डर से आप कह सकते हैं कि ये डर, इस तरह का डर नहीं होना चाहिए विपक्ष को? जरा प्रदीप जी आप समझा दीजिए। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा। डर उनको होता है कि चोर होते हैं, लेकिन आवाज बिल्कुल ठीक क्लियर आती है। बोलिए बोलिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, इनकी सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, आवाज थोड़ी सी आप कर दीजिएगा प्रदीप जी। हाँ, कितने उनको होता है नकली साहब जो चोर होते हैं। अभी तो बिल पेश हुआ है, पास तो हुआ ही नहीं है। जो गुप्त मतदान करा लो। ठीक है राजी, पहले रिएक्शन ले लेते ना, फर्स्ट रिएक्शन ले लेते, फिर डिबेट खोलेंगे, फिर बहस कीजिएगा। राज शर्मा जी पहले फर्स्ट रिएक्शन ले लेते, प्रॉपर टाइम दे देते हैं ना फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फिर हम डिबेट खोल देंगे प्रॉपर। नहीं हुआ क्या? बोलिए प्रदीप जी, बोलिए जल्दी से। करोगे सही? आप तो थोड़ी की होमगार्ड हो। नहीं, राज शर्मा जी, मैं डाउन करवा दूंगा आवाज, मैं डाउन करवा दूंगा अगर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप। इन्होंने क्या कहा? मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं करा क्या? मैं बिल्कुल उस पर भी रोकूंगा ना सर। राज शर्मा जी रुकिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूँ, मैं फर्स्ट रिएक्शन लेता हूँ। प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए, क्या इस डर को कैसे आप कम करेंगे या फिर खत्म करेंगे? क्योंकि ये मत करना अब्दुल भाई, आज के बाद कभी चैनल में नहीं बैठूंगा सर, वो आपका कॉल है सर, वो आपका कॉल है। क्या इसने मुझे मारा था? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, वो आपका कॉल है, लेकिन प्रदीप जी से मैं कह रहा हूँ बात अपनी रखने के लिए। हाँ बोलिए प्रदीप जी। अब्दुल साहब, इनके जो है ना ड्रामे, इनके जो है ना, इनके डर से प्रदीप जी पॉइंट पर आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रदीप जी, पॉइंट पर आइए। सरकार कैसे बिल भले ही लाई हो, अभी समिति के पास जाएगा, कानून बनेगा, लेकिन जो विपक्ष का डर है उसको कैसे आप करेंगे? अभी आपने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा, बीजेपी सत्ता आ जाएगी। अभी आपने कहा क्या भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हटने के बाद क्या हो, जिसकी भी सरकार का मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, चाहे शिवराज सोरेन जी की पार्टी का हो, क्या उनमें नेता नहीं है क्या? अगर तो भ्रष्टाचारी जेल जा रहा है, जनता का पैसा चुरा रहा है, क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए क्या? चाहे मेरी पार्टी का क्यों ना हो, पहले मेरी पार्टी का नेता जाना चाहिए जेल। ठीक है, करो आपके चैनल पे। मुझे तो नहीं लगा सभी कहने का। अगर मेरी पार्टी, मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार अगर ईमानदारी का बिल ला रही है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए, प्रदीप भटनागर साहब बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं। मेरा सवाल सीधा था कि क्या गारंटी आप देंगे कि विरोधी परेशान ना हो, विरोधी परेशान कतई ना हो, आप इस बात की क्या गारंटी देंगे? हाँ देखिए अब्दुल साहब, विरोधी परेशान जो है, जिसमें इंडिया गठबंधन के अंदर नेता है, एक तो उनकी पारिवारिक पार्टी है, और जो एक भी ईमानदार नहीं है। क्या कह रहा है? अरे नहीं ना सर, कौन ईमानदार है कौन नहीं है वो आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे ना सर। प्रदीप साहब, जाने की आत्मा आ गई है, वो आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे। नहीं दे सकते ना आप, आपके सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं होगी ना किसी भी दल को, किसी भी नेता को। मैं देना भी नहीं चाहता, मैं देना भी बिल्कुल, मैं देना भी नहीं चाहता। हाँ, क्या हेमंत सोरेन जेल गए? कितने साल में उनका मुकदमा चला? क्या अरविंद केजरीवाल मुकदमा दर्ज होते ही जेल चले गए? भ्रष्टाचार का मुकदमा राहुल गांधी पे चल रहा, जेल चले गए। तो हेमंत साहब तो इस्तीफा देकर गए थे ना, हेमंत साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, फिर गए, फिर उसके बाद जनता ने उनको फिर से आपने सवाल पूछा, नकवी साहब आपने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने मुझे से दे दिया ना। जब वो जेल गए तो अपनी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव मुख्यमंत्री बनाकर बैठा के गए। अरविंद केजरीवाल जेल गए, बूथ थे तब जेल गए, इसको बैठा के गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार दिया था किसी को, वो एक महिला मुख्यमंत्री को बैठा के गए। ठीक, तो ये समझनी चाहिए। ठीक है कि अगर भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो सरकार की बहादुरी पॉइंट है,
चलिए ठीक है, मैं पॉइंट आया आपका। डॉक्टर अभिषेक अलावा साहब, हाँ कंक्लूड कीजिए जल्दी से, फिर मैं डिबेट बंद कर दो, ये बहुत बेकार बोलते हैं। नहीं सर, वो भी वही चीज मैं बोलूंगा फिर आपको कि आप सर वो नहीं बताएंगे कौन सही बोलता कौन गलत। पार्लियामेंट में देश दुनिया देख रही है, अभी क्या कह रहे हैं राज शर्मा की 7 लाख 8 लाख आदमी वोट देता है, आप उसे कैसे हटा सकते हैं? ठीक है सर, पॉइंट आपका आया। मैं डॉक्टर अभिषेक अहलावत के पास जा रहा हूँ। मैं पॉइंट आ गया ना, मुझे पॉइंट, सर दर्शकों को पॉइंट मिला, मैं आऊंगा ना। मुझे भी दीजिए, बहुत टाइम दिया सर मैंने आपको, प्रॉपर टाइम आपको नहीं दिया जाएगा टाइम, मैं आप देश को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, मैं पूरा टाइम देता हूँ सर। आप देश को बर्बाद कर रहे हो। नहीं, रुकिए ना डॉक्टर राज शर्मा साहब रुकिए, और भटनागर साहब रुकिए जरा। भटनागर साहब ठीक है, पॉइंट है सर, पॉइंट में मुझे क्लियर हुआ ना आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभिषेक भाई एक चीज समझाइए जरा, आपने राज जी को भी सुना और प्रदीप जी को भी सुना, और जाहिर तौर पर संसद भी देखी होगी जो बिल पेश हुआ है, लेकिन सवाल मेरा भी है जहन में जाहिर तौर पर, क्या वाकई में जेल के भीतर से सरकार या मंत्रालय चलाया जा सकता है, चलाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और अगर सरकार की तरफ से एक ऐसा बिल लाया जा रहा है कि अगर आप भ्रष्टाचार आपके ऊपर है या फिर आप जेल गए हुए, आप जेल जा रहे हैं, तो आप उस काबिल नहीं है उस मंत्रालय के, उस मंत्री पद के, उस प्रधानमंत्री बनने के, उस मुख्यमंत्री बनने के, जाहिर तौर पर। लेकिन विपक्ष का भी जो संशय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की कानून व्यवस्था कुछ इस तरह की हो रखी है कि वहां पर संशय करना लाजमी हो जाता है। दोनों के पॉइंट में दम है, विपक्ष के भी और सरकार के पक्ष के भी। अभिषेक भाई आपका क्या पॉइंट है इसको लेकर? जी अब्दुल भाई, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष की शंका करने में कोई बुराई नहीं है, और जहां तक कि सरकार का जो उद्देश्य है इस कानून को लाने का, एक आम नागरिक आज की तारीख में खुश महसूस करता है कि जिन नेताओं के, हमने देखा है पिछले 70-75 सालों में किस तरीके से करप्ट नेताओं ने इस देश को लूटा है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि कब नुकसान हुआ किसी पॉलिटिशियन को जेल जाके? आप ये बताइए, इंदिरा गांधी जी जेल गई और आंधी की तरह वापस आई, तो ये आज इस तरह का डर कैसे? लालू प्रसाद यादव जी जेल गए और वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि उनके ऊपर जुर्म साबित हो गए, पर उसके बावजूद भी उन्होंने प्रॉक्सी, आप याद करिए अब्दुल भाई, उन्होंने अपनी वाइफ को, जो बेचारी लिखना, अपना नाम तक नहीं लिखना जानती थी, केवल एक घरेलू महिला थी, उनको सीएम बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं हो सकता था, और इन कानूनों से सत्ता दल को कोई नई ताकत आ जाएगी। इससे पहले भी विभिन्न सरकारों ने अपनी इच्छा से सरकार बर्खास्त करी है। आप याद करिए, जब 92 में बाबरी के ऊपर कांड हुआ, तो उसके बाद देखिए वो हुआ था यूपी में, तो यूपी की सरकार अगर कांग्रेस सरकार बर्खास्त कर भी रही थी तो मैं एक तरीके से समझ लेता, पर देश में से 4 प्रदेशों की सरकार बर्खास्त कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार के पास वो हथियार खत्म हो चुके, या वो हथियार जो है एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के पास थे। हथियार उनके पास अभी भी हैं। पर अब राज शर्मा भाई, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक पॉजिटिव बात मैं आज कहना चाहूंगा। आज की पूरी संसदीय डिबेट में केवल एक हीरो मेरे को दिखाई दिए, 2। देखिए 2 का मैं नाम लूंगा। एक तो अपने ओवैसी साहब, हैदराबाद से सांसद, उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट हिस्ट्री के विषय में जो शंकाएं हो सकती हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट को पॉइंट आउट करके अपनी बात रखी, वो वाकई में, चाहे आप विपक्ष और ये सत्ता पक्ष के लोग उससे सहमत ना हो, पर उनके कहने का तरीका, उस चर्चा का तरीका। और फिर मुझे दुख होता है जब विनू गोपाल जी बोलने के लिए खड़े होते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग शोर मचाते हुए उन तक को नहीं बोलने देते। ठीक है, मैं मानता हूं ये ड्रैकोनियन लॉ है, चलिए हम मान लेते हैं, पर वहां पे बच्चों की तरह एडोलसेंस, मेरा 5-6 साल का बच्चा इस तरह लड़ता है जब उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती। ठीक है, पॉइंट है राज शर्मा साहब। देखिए सवाल यही है कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई कानून तो नहीं बना, और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई कानून थोड़ी ना है ना, ये अभी समिति के पास जाएगा, समिति में राज्यसभा के भी सांसद होंगे, लोकसभा के भी सांसद होंगे, आपके भी सांसद होंगे, और वहां पर सर्वसम्मति से ही एक, जब तक सबकी सम्मति नहीं होती, सर्वसम्मति से ही पास होता है। वहां पर कोई, अगर आप कांग्रेस का सांसद वहां पर मुखालफत करता है, वहां उसका विरोध करता है, तो वो नहीं पास हो पाएगा ना सर। तो आपको इतनी टेंशन क्यों थी कि आप वहां पर पूरा बिल फाड़ रहे हैं, वहां वेल तक जा रहे हैं? वो क्या शोभा देता है राज शर्मा साहब?
ना, मैं एक बात कहता हूँ, इलाहाबाद जी की बात देता हूँ। आपने कहा कि जब वेणुगोपाल जी बोल रहे थे तो वो शोभा नहीं देता। शोभा तो वो भी नहीं देता जिस सरकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर राज शर्मा साहब सवाल गलत पोर्ट्रे नहीं करिए। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा राज शर्मा साहब सवाल मेरा ये था, अभी बिल है ना सर, मेरा सवाल ये था कि बिल है, कोई कानून नहीं बना। मेरा पॉइंट ये था कि क्या अभी आपको इस तरह विरोध करना चाहिए? कुचल देना चाहिए, सांप को डंक मारने से पहले कुचल देना चाहिए। क्या बात है? एक और बात बता रहा हूँ, ये सनातन के विरोधी बात कर रहे हैं राज शर्मा भाई, तो वो मैं कहता हूँ सेकुलर आदमी है। इलाहाबाद भाई जरा सुन लो, अब थोड़ा सुनना भी पड़ेगा ना। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो सुनना पूरा पड़ेगा। ये तो सुनेंगे नहीं प्रदीप, क्योंकि इन्हें नहीं, आप बोलिए सर, हर कोई सुनेगा और हर कोई जवाब भी देगा। आप बोलिए। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, ये मेरा वर्जन है कि ये कानून देश के विधायक या एमपी का अपमान नहीं है, ये उस जनता का अपमान है जो जनता चुन कर भी। अभी एक आध टीवी में बात चल रही थी कि सरकारी एम्प्लॉय जेल चले जाए तो टर्मिनेट होता है। उन्हें समझाना पड़ा कि सरकारी एम्प्लॉय जाता है 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है, सरकारी एम्प्लॉय परमानेंट होता है। अरे चुप रहो यार प्रदीप, सरकारी एम्प्लॉय 7 साल का एम्प्लॉय होता है, ये सिर्फ 5 साल के टेम्पररी होते। और एक और बात बताऊंगा, जिस देश में अभी मैंने एक जगह एक टीवी में इलाहाबाद भाई गद्दार शब्द यूज किया था, आप जैसा विश्लेषक बहुत अच्छा बैठा था, उन्होंने कहा शर्मा जी गद्दार शब्द यूज मत करो, मैंने क्षमा मांग ली थी। एंकर बोला ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए। क्या किया अगर गलत बोल जाऊं? हम लोग विधायक एमपी को गली का घोड़ा नहीं समझ सकते। एक और बात बताऊं अब्दुल भाई, मैं इलाहाबाद साहब और ये प्रदीप इस जीवन में सांसद बनने की सोचेंगे, शायद बन पाए। आप एक ऐसा काम, और मैं कहता हूं सरकार बना रही कानून तो एक और कर दे। राज शर्मा साहब, गुलामी कर जाऊंगा। राज शर्मा साहब, गुप्त मतदान करा दे। राज शर्मा साहब, क्या मैं सीधी बातें करता हूं? सरकार के एमपी अभी विरोध नहीं कर रहे। नहीं राज शर्मा साहब, डरा दो। राज शर्मा साहब, पानी का मैं भी वही तो चीज है ना। अभी जब समिति में गया है तो वहां तो प्रॉपर सर ये गुस्सा हो जाते हैं, सुझाव होगा ना वहां पर, आप अपना सुझाव देंगे। वही तो कहा जा रहा है, विरोध मत कीजिए ना, आप सुझाव दीजिए अपना, आप अपना सुझाव दीजिए। अरे आप अपना सुझाव दे सकते। राज शर्मा साहब, आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। राज शर्मा साहब, प्रदीप भटनागर जी को कनेक्ट कीजिए फिर से जरा, शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इनको डिस्कनेक्ट ही कर दो। राज शर्मा साहब, नहीं ऐसे नहीं करते सर। भारतीय जनता जब यहाँ पर मैं राज शर्मा साहब एक छोटी सी गुजारिश करता हूं आपसे। आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक पैनल पर सभी लोग बैठे होते हैं तो वो हर कोई अपनी पार्टी का रिस्पेक्टफुल बनता होता है। प्रदीप भाई, और कई जगह इलाहाबाद जी मैंने कहा प्रदीप मेरे भाई हो, का तेरा भाई नहीं हो, तेरा मेरा नहीं कह सकते। नहीं जाहिर है, मेरा पॉइंट सिर्फ ये रहता है। बहरहाल चलिए ठीक है सर, ओके। मेरा सवाल सिर्फ राज शर्मा साहब सीधा ये था कि क्या संसद के भीतर आपको प्रतियां फाड़नी चाहिए, फेंकना चाहिए, विरोध ऐसा जताना चाहिए, वेल पर आना चाहिए, क्या वाकई में वो शोभा देता है? मुझे बस क्लियर कर दीजिए। अब एक बात है, देश का, मेरी पार्टी का नहीं, देश का विपक्ष का नेता जब इलेक्शन कमीशन के लिए कोई बात कहता है, नहीं घुमा रहे हैं आप घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। राज शर्मा साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते, मेरे साथ नहीं जा सकते ऐसा। मैं नहीं कह रहा, मैंने उस सवाल पे नहीं गया ही नहीं, मैं इलेक्शन समय पे नहीं जा रहा हूं, मैं संसद के भीतर जा रहा हूं ना सर। मुझे ये बताइए ना सर कि वहां पर अगर प्रतियां फाड़ना क्या आपको शोभा देता है, संसद की मर्यादा को शोभा देता है या नहीं देता है? यहाँ पे घर का बड़ा व्यक्ति गुंडई पे उतर आए, कौन सी गुंडई की गई है वहां पर? कौन सी गुंडई की गई? घर का बड़ा व्यक्ति कौन है? आप मुझे बताइए ना, कौन सी गुंडई की गई है? प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, कुछ अच्छा काम करने के लिए बिल्कुल आवाज। एक मिनट, आप घर में मोहल्ले में झगड़ा करने के लिए घर के किसी राय नहीं लेते, लेकिन घर में कोई प्रोग्राम अच्छा करने के लिए अपने घर के पूरे रिश्तों की राय लेते हो। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नियत सही होती, मैं नीति पे तो जाता नहीं, इनकी नीति तो गंदी से गंदी है, अगर इनकी नियत में खोट नहीं होता, ये क्या करते, जैसे पहले हमारी भी सरकारें हुई, हम बुलाते थे कि भाई ऐसा ऐसा करना चाह रहे देश के लिए, और मैं तो कहता है कानून बना दो,
जो जीवन में नेता एक बार भी जेल गया पिछले 30 साल में, उसको इस्तीफा देना है। पिछले 30 साल में प्रदीप भटनागर जी आइए जरा, प्रदीप भटनागर जी, जो शंका है, देखिए ऐसा कोई है नहीं, मेरी बात सुनिएगा प्रदीप जी, क्या ऐसा नहीं हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू साहब अभी आपके साथ हैं, पहले नहीं थे तो उन पर केस थे, जेल भी गए, वो बीजेपी के उसी में ही गए, और उसके बाद शंका इसीलिए आ रही है ना कि कल की तारीख में अगर चंद्रबाबू साहब फिर से अलग हो गए तो आप वो वाला केस फिर से उठाकर उनको जेल में डाल देंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। ये उन्हीं के लिए बन रहा है। यही तो दिक्कतें हैं ना प्रदीप भटनागर साहब, यही शंका है, क्योंकि आज की वो जो न्यायपालिका और जो एजेंसीज हैं वो आरोप लग रहे हैं कि वो सब एक तरीके से केंद्र के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उनके इशारों पर घूम रही हैं, और जहां पर रेड डालनी चाहिए वहां नहीं डाली, विपक्ष के नेताओं को पर रेड डाली जा रही, तमाम ये आरोप लग रहे हैं ना सर, इसीलिए विपक्ष को शंका हो रही है, इसीलिए परेशानी हो रही है, और शायद यही कारण है कि सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। बिल्कुल आपने कहा सही। शिंदे को भी डाल देंगे, अजीत पवार को भी डाल देंगे। बोलिए सर। भाई आपको अगर इन आदमी से बुलवाना है तो आप इनसे बुलवा लीजिए। प्रदीप जी आपका मैंने जवाब दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं कहता हूं साहब, बोलिए 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 प्रदीप जी बोलिए, फिर अभिषेक जी के पास जाऊं। सर आप नेटवर्क में नहीं है, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। ये खुद ब्रेक हो रहे हैं। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, आप बताइए। जी 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 बोलिए बोलिए। मैं देखिए, ये मुझसे क्या कह रहे थे कि 7 लाख 6 लाख लोग जो है वोट देते हैं, और एक अरे देश की जनता का पैसा खाएगा, अपने पार्लियामेंट का पैसा खाएगा, उसकी आरती उतरेगी, जेल जाएगा, जेल जाना चाहिए। आप चंद्रबाबू नायडू, अरे भाई जेल जाने से कौन रोक रहा है यार, बदतमीजी कर रहे हैं यार, बोलने नहीं दे रहे मेरे को। बोलिए बोलिए प्रदीप जी बोलिए। जो यार हो गया, अरे कहाँ से आदमी को बैठा लेते हैं आप? अरे बोलिए ना प्रदीप जी, देखिए अगर वही चीज मैं आपसे कहूंगा। अरे नकवी साहब, पूरी कांग्रेस जेल जाएगी, कांग्रेस पूरी जेल जाएगी। मुझे तो लग रहा है आप तुम चले जाओगे, तू तो जेल जाएगा, तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोका। तेरे खिलाफ कल 12 बजे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का होगा वो तुझे नहीं यार, राज शर्मा जी देखिए पर्सनल नहीं होते ना यार, पर्सनल नहीं होते, तू क्या बोलेगा? नहीं पर्सनल नहीं होते। प्रदीप भटनागर जी और राज शर्मा जी पर्सनल नहीं होते, एक चैनल पे एक डिबेट जो होती है ना, और आज इसने बोला तू सुधरा नहीं, ये सुधारे। राज शर्मा जी शांत होइए जरा, राज शर्मा जी आवाज डाउन कर दीजिए, राज शर्मा जी की डाउन कीजिए आवाज। बोलने नहीं दे रहे। प्रदीप जी बोलिए, प्रदीप जी बोलिए। कांग्रेस के नेता की बिहेवियर देखे जनता। लेकिन प्रदीप भटनागर साहब, जो मेरा सवाल था उसका जवाब नहीं दे रहे ना आप, सवाल तो आप पे उठ रहे हैं ना सर, एजेंसीज पर उठे हैं ना, इसीलिए तो सवाल बन रहा है ना, शंका इसीलिए। सर्वोच्च न्यायालय, अरे नबकी साहब, क्या सर्वोच्च न्यायालय एजेंसी है? अगर सर्वोच्च न्यायालय गलती करिए तो क्या वो सर्वोच्च जो जितने भी हमारी एजेंसियां हैं क्या सर्वोच्च न्यायालय? जब चुनाव आयोग पर सवाल उठ सकते हैं, जब ईडी पर सवाल उठ सकते हैं, सीबीआई पर उठ सकते हैं। अरे सर मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 2019 के बाद से पागल है क्या? नहीं रुके ना, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए। तू क्यों बोलते हो आप? मैंने पहले कहा प्रदीप भाई, इन्हें प्रदीप भाई बर्दाश्त नहीं। राज शर्मा साहब प्लीज भाषा का संयम रखिए, और प्रदीप जी आप चलिए, ठीक है प्रदीप जी बोलिए, राज जी को डाउन कीजिए, प्रदीप जी बोलिए, फिर मैं अभिषेक जी तो मैं राज शर्मा जी के बारे में कुछ बोलना चाहता। नहीं किसी को पर्सनली बोल सकते हैं के बारे में बोल रहा हूँ। प्रदीप जी पर्सनली बोल सकते हैं, पूछा है मुझसे, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपको बस पर्सनली नहीं अगर आप नहीं, मैं जाना भी नहीं चाहता, प्लीज मेरे जवाब दीजिए, फिर मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूँ, जवाब चाहता हूँ, सवालों पर रहना, जवाब दीजिए, तो कृपया मुझे बोलने दिया जाए, जवाब दीजिए। अरे देश का अगर कानून, बोलिए प्रदीप जी, राज जी को डाउन कीजिए, बोलिए प्रदीप जी। देखिए नकवी साहब, बर्दाश्त से हो रही है बाहर, बोलिए सर। शक्ल कार्टून जैसी शक्ल का आदमी बैठा है सामने, मुझे हंसी आने में रोक रखा है, बोलना आता नहीं है, चैनल वाले बुलाते हैं, सर बोलिए प्रदीप भटनागर बोलिए, अलावत जी बोले तो बीच में बोले। प्रदीप भटनागर बोलिए, जवाब दीजिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डर तो देखिए, डर उनको लगेगा जिन्होंने कर रखा है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे एनडीए के मेंबर भी। डर उन्हें लगेगा जो चोर हो, जो रोज सीबीआई
ईडी एनआईए के चक्कर लगा रहे हैं, उनको डर लगेगा। और डर साफ नजर आ रहा है। वेणुगोपाल जी जिस तरह बिहेवियर, एक वरिष्ठ नेता होने के नाते जिस तरह उनका बिहेवियर था वहां पे, और देश ने देखा, और अपने वरिष्ठ लीडर की कितनी इज्जत करते हैं वो भी लोगों ने देखा, और देश के गृह मंत्री के साथ क्या इज्जत हुई वो भी लोगों ने देखा। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष बैठे उनके साथ बिहेवियर क्या है रोज का वो भी देखा। आप सवाल करेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। आप सवाल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं अभिषेक जी के पास जा रहा हूं, जरा आ रहा हूं मैं। अभिषेक भाई एक चीज बताइए, जो आशंका, मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, आपसे सवाल लूंगा फिर आप भी अपना रिएक्शन दीजिएगा। जो आशंका विपक्ष को है वो तो जब सत्ता में कांग्रेस रही है उस दौरान, तो उस वक्त भी ऐसा देखा गया ना, 2010 में सुरेश कलमाड़ी हो वो जेल में गए, 2013 में कनिमोझी हो वो जेल गए, फिर 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, 2006 में मधु कोड़ा हो, तो वो उस समय तो बाकायदा कांग्रेस की सरकार थी गठबंधन की, तो उस दौरान भी तो विपक्ष में जो लोग थे एनडीए के, तो वो यही सवाल करते थे उस दौरान भी। और आज अगर इस तरह की हो रही है तो क्यों कहा जाता है कि भाई आप विरोध को लेकर आप इस तरह के एक्शन ले रहे हैं? देखिए, पहली बात जो मैं रखना चाहूंगा, देखिए जिस नेता को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो इस्तीफा देगा और जांच के लिए प्रस्तुत हो जाएगा, और जिसे कॉन्फिडेंस नहीं है वो डरेगा और भागेगा। ये मैसेज साफ साफ है। ऐसा लग रहा है, देखिए राज भाई, मैं अफसोस की बात है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो फाइट करना ही नहीं चाहते, वो केवल संसद में फाइट करना चाहते हैं और इस तरीके की गिमिक करना चाहते हैं। आप याद करिए इमरजेंसी के टाइम पे किस नेता ने जेल का मुंह नहीं देखा? कौन वो देश का बड़ा नेता था जो जेल ना गया हो, जिसके साथ बहुत जॉर्ज फर्नांडिस साहब का किस्सा आप सुनिएगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं खैर उसकी उम्मीद नहीं करूंगा, पर एक बात देखिए ना, उनकी उसके बाद राजनीति कितनी बड़ी। एक एमपी की पार्टी बीजेपी, एक एमपी की पार्टी आपने इमरजेंसी लगाई, जेल भेजा, सबको जेल भेजा, आज वो सत्ता से हटने को तैयार नहीं। आप संघर्ष से भाग रहे हैं क्या राज शर्मा भाई? ठीक है, क्या आपकी पार्टी डर गई है? राज जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दूं। अभी आपने एक ही बात बोली कि 2006 में हमारी सरकार थी, हमारे ही नेता जेल में गए, ये हमारी सरकार का किरदार था। ठीक है, 2011 में भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित उसके गठबंधन को कितने लोगों पे इल्जाम लगे, किसी ने इस्तीफा दिया, कोई जेल गया। ये मेरे गठबंधन मुझी को जबरदस्ती हम लोगों ने प्रेशर डाला, जेल भेजा। अमित शाह जी ने मुद्दा उठाया। देखो ये कैसा गुंडा बैठा, जेल भेजा बड़ा। राज शर्मा जी बोलिए। अच्छा, जेल भेजा, 2G में कोई सिद्ध हुआ अपराध? बताओ, सिद्ध हुआ? 2G हुआ? एक बात बता दूं, तुम लोगों को तो कंचे से मारेंगे, प्रदीप तुमको कंचे से मारेंगे लोग, और जैसे पागल कुत्ते को मारते हैं ना, डंडों से मारेंगे। क्या यही था देश को बर्बाद होने वाली पार्टी को डिफेंड करने वाला? नेशनल हराज में आज तक चक्कर लगा रहे बेचारे। क्यों जवाब दो? रोज के रोज बता दूं, को नहीं बताते क्या था? हमारे को छक्कर लगा रहे। हाईवे में कौन कर रहा था? जेल क्यों गए? अरे इधर आओ, उनके बेटे जेल क्यों गए? वो जो रेस कर रहे थे हाईवे में, वो नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री के, और आप भी उसमें सहभागी थे। आप भी सहभागी उस रेपिस्ट के, जो लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं बीजेपी कार्यालय में सालों करते। पॉइंट पर आए जरा, राज शर्मा साहब पॉइंट पर आए। अभिषेक भाई ने क्या बोला आपको? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? ये क्यों बोला? कॉन्फिडेंट नहीं है कांग्रेस? आज बताऊंगा तुम्हें बदतमीजी। राज शर्मा साहब, राज शर्मा साहब पॉइंट पर आए। राज शर्मा साहब रुके ना, प्रदीप जी रुके, प्रदीप भाई रुके, प्रदीप जी रुके ना, प्रदीप जी प्लीज, प्रदीप जी रुके ना, प्रदीप जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए। राज शर्मा साहब, अभिषेक भाई ने क्या कहा? अभिषेक भाई ने क्या बोला? क्या वाकई में कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है? अच्छा, एक और बात है, मेरी बात सुनो आप अब्दुल भाई, अगर वाकई माँ का लाल है कोई, और उसमें भारतीय जनता पार्टी मेरे सामने बैठी है, ये कह दे गुप्त मतदान करा दो, इलाहाबाद भाई अगर ये प्रस्ताव गिर ना जाए तो लानत होगा। अभी क्या है, वो बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं, मेरी बात को समझो। गुप्त मतदान क्यों करा दो, तुम्हारी चड्डी खुल जाएगी। क्यों करा दे? गुप्त मतदान क्यों करा दे? गुप्त मतदान कराओ। चाहते हैं जो मुझे समझ में आए कि करप्ट लोग दोनों पार्टियों में हैं, तो रोज कानून को पास भी होने देंगे।
देश के नौकर है सांसद नहीं, सारे। अगर जनता के सुनिए ना, सामने फैसला राज होगा। शर्मा साहब, अगर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी आप कह चोर रहे, है। रुके ना प्रदीप तो क्या भटनागर, वही काम अगर कर आप सकती कह है? रहे हैं, मैं डीजीपी को चोर नहीं कहता, मैं तो कहता प्रदीप चोर है। राजेश ये गन्ना- राज शर्मा साहब, हाँ, राज शर्मा साहब, प्रमुख के पैसे राज शर्मा खाता है। साहब, वो तो अगर मुझे आप पता है, खुद कह राहुल रहे गांधी हैं, चोर है, ना रुके ना, प्रदीप भटनागर साहब प्रदीप रुकिए। गन्ना है। प्रदीप भटनागर साहब रुकिए। राहुल गांधी पप्पू दलाल है, मुझे पता है। अरे राहुल गांधी पप्पू क्या तेरे है। घर में है? अरे नहीं तेरे घर में यार, क्या पप्पू बातें है? कर रहे हैं तू प्रदीप मर भटनागर, गया, प्रदीप बंदे की भटनागर जी चौदह रुकिए, में। प्रदीप तेरे भटनागर जी यहाँ रुकिए, पप्पू नहीं होगा। प्रदीप भटनागर जी रुकिए। ले ले, पप्पू होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता पप्पू नहीं है तेरे बस घर यही पे। कारण है। कैसे प्रवक्ता तू बैठाती मंदिर है, में मर कांग्रेस जाएगा। बैठाती, कैसे प्रवक्ता बैठाती है? यही कारण तो कुछ नहीं बदतमीजी होना बात सर, करते हैं। यही कारण है कि देश का कुछ नहीं होना, यही कारण है देश का कुछ नहीं होना। जिस पॉइंट पर हम बहस करने वाले हैं उसका ना करके आप इधर उधर की बात करे जाएंगे। संसद के भीतर एक बिल पेश हो रहा है, बिल पेश नहीं होने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जेपीसी में जाएगा, बावजूद उसके वहां पर फाड़ कर फेंक देना है मुंह पर। ये इसी कारण सर कुछ नहीं हो रहा, इसी कारण संसद के भीतर जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। 2 बजे स्थगित, फिर 3 बजे स्थगित, 5 बजे स्थगित, अनिश्चितकालीन स्थगित। सर यही कारण है, उत्तराखंड में विधानसभा इसीलिए स्थगित हो गई पूरी तरीके से, यही कारण है। आपको मैंने इस डिबेट में बुलाया है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, उस पर बातचीत ना करके एक कह रहा है कि वहां पर वो ऐसा बंदा है, दूसरा कह रहा है कि हाईवे पर क्या हो रहा था। अरे सर हाईवे पे जो हो रहा था सबने देखा, उसके बाद सवाल भी पूछे गए। आज हाईवे पे सवाल थोड़ी ना पूछना है। अरे सर राज शर्मा साहब, आज हाईवे पे सवाल थोड़ी ना हम पूछ रहे हैं, आज हम पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है। अभिषेक भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है, कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है? कांग्रेस को नहीं डर। अरे सर तो कांग्रेस को डर नहीं लग रहा है तो क्यों विरोध कर रही है? अभी तो बिल ही तो आया है ना सर, वही तो इंट्रोड्यूस हुआ है ना सर। आपने कहा कांग्रेस को डर नहीं लगता, मैं दे रहा हूं जवाब, दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं गुप्त मतदान करा लो इलाहाबाद भाई, अगर ये प्रस्ताव गिर ना जाए तो लानत होगा यार, लानत होगा। गुप्त मतदान कराओ। ठीक है अभिषेक बोलिए, अभिषेक जी बोलिए। मैं आ रहा हूं प्रदीप जी। ये जो बात कह रहे हैं राज भाई, इससे ये इम्प्लाई करना चाहते हैं कि संसद में बैठने वाले 90% लोग करप्ट हैं और वो स्वयं इस कानून से डरे हुए हैं। तो फिर मैं इस समय और ज्यादा स्वागत करूंगा कि ये बिल किसी भी हालत में पास होना चाहिए। एक सीधा वही चीज है ना, एक सीधा सा सवाल है ना, एक सीधा सवाल है कि अगर एक मुख्यमंत्री होता हुआ वो जेल चला जाता है, एक मंत्री जेल में कहते हैं हम फाइल पर दस्तखत कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना राज शर्मा साहब, वो नैतिकता का पालन किया था। अब मैं बता रहा हूँ, और अमित शाह जी ने भी किया। वही मैं कह रहा हूँ ना, 1996 में आडवाणी साहब ने भी किया। अरे भैया यही तो कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में नैतिकता के आधार पे अगर एक डिब्बा डिरेल हो जाता था तो रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा देता था और गृह मंत्री इस्तीफा देता था। 2014 के बाद ये चोटी नक्कारी रेपिस्ट सरकार आई तो सर ये जो क्या एक इस्तीफा होता हो। ठीक है राज शर्मा साहब, जब बिल आ रहा है, ये बिल आ रहा है, जब ये बिल आ रहा है तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होंगे ना, उसमें प्रधानमंत्री भी है, उसमें उस दायरे में प्रधानमंत्री भी है, उस दायरे में मुख्यमंत्री भी है, उस दायरे में मंत्री भी है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि देश के भीतर, अरे राज शर्मा साहब, देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्यादा हैं, मुख्यमंत्री ज्यादा हैं या नहीं है? राज शर्मा साहब मुझे ये नहीं समझा। एक तो नहीं, मुझे एक बात बताइए ना। आप भी बहक गए हो, पहले मेरी बात। सर मैं बहक नहीं गया हूं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, तथ्यों पे बात करता हूं। अरे मेरी बात तो तथ्यों पे मैं भी कहूंगा। हाँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, कह रहा हूं जिसके सीने में चोर इनके है, इन्होंने एक भी इतनी घटना हुई, पहलगांव हुआ, पुलवामा हुआ, पहले 1 मिनट, क्या इनके गृह मंत्री मुझे एक बात बताइए राज शर्मा साहब, हम भूतकाल में जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते ना, हम भूतकाल में जी सकते हैं क्या? भ्रष्टाचारी बेटी जलाओ पार्टी, हम भूतकाल में जी सकते हैं क्या? आप फिर पहलगांव जाकर आप जा सकते हैं क्या? आप उस हमले को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना, वो जो बीत गया सो बीत गया ना। अब ये जो बिल आ रहा है वो आने वाले समय के लिए आ रहा है ना सर, और आने वाले समय में मेरा सवाल सीधा ये है, इंदिरा गांधी, नेहरू जी को, अरे राज शर्मा साहब, मेरा सवाल सीधा ये था कि इस बिल के भीतर सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे ना सर, उसमें कांग्रेस भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी भी आएगी और उनके सहयोगी भी आएंगे।
मैं तो एक इसमें बात क्यों कहता हूं। खाली विपक्ष ना, को हाँ। इसमें डर लग रहा है? मेरा अब सवाल मुझे सीधा टाइम ये दे दोगे तो मैं जवाब दूं। सर, आपको ही समय दे रहे हैं, प्रदीप जी को तो कम ही समय दिया है ना, मैंने। इन्हें मत देना, ये देश नहीं, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे किसे समय देना है। हाँ अच्छा, मैं अरे वो ठीक है, वो आप यहाँ पे हमारे लीडर, आपकी बात बिल्कुल, मान लें। धन्यवाद सर, अच्छा, बहुत एक- धन्यवाद, एक बहुत और धन्यवाद। बात- एक और बात है, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब इलाहाबाद जी विधायकी का इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये अपने मुकदमे को दिखाते हैं। देश में एक कमी है कि अब्दुल भाई, मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूं, उसके बाद मुझे सो जाना है, आप तारीख 20 साल झेलो। पहला तो ये कानून बदलो कि वादी जितना प्रतिवादी आएगा जिस स्टेट में, वादी भी आए, पहला स्टेट। बिल्कुल, ग्रास रूट से सुधारो ना। आज मैं पावर में हूं, दिक्कत क्या है? आज मैं पावर में हूं, मैं आपको लूट रहा हूं। अब एक और बात कहना चाहता हूं, स्टेट और सेंट्रल में विरोधाभास होगा, विरोधाभास होगा। इस बात को नहीं समझ रहे। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का वकील बैठा होना चाहिए था, वो बताते। मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस में नहीं जाता, लेकिन मैंने इसकी राय अपने सीनियर से ली, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अब एक बार और है, मेरा सुर बदल गया। प्रदीप भाई, अपने आप अपने नोनिहाल को आने वाले टाइम से बचाओ। नहीं, मैं आ रहा हूँ, अभिजीत जी आ रहा हूँ। प्रदीप जी, जरा आप 30 सेकंड के अंदर कंक्लूड करेंगे राज्य की बात को, फिर मैं 30 सेकंड अभिजीत जी को दूंगा। अभिषेक जी को समय तो देना पड़ेगा आपको, मुझे 30 सेकंड की बात नहीं। सर प्लीज समय मेरे पास खत्म हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं टीवी से डिबेट करने आया हूँ, मैं राज शर्मा जी से डिबेट करने आया, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये कानून जो बन रहा है, अभी मेरे पे कांग्रेस के नेता ने हमारे पे इल्जाम लगाया कि हम बलात्कारी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, हम रेपिस्ट हैं, बहुत कुछ कहा, मैं देशद्रोही कहा। तो अच्छी बात है, कानून मत बोले प्लीज। राज शर्मा जी, समय खत्म हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, तो सारे जेल जाएंगे फिर तो बीजेपी वाले, तो डर काहे का है? इलाहाबाद में डर कह रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब प्लीज, अब आइए दूसरी चीजों पे। ये कानून तो सबके लिए है, इसमें तो फायदा ही है। देखिए, इतने इल्जाम हम पे अगर कांग्रेस लगा रही है तो कांग्रेस को फायदा है, सारी बीजेपी जेल चली जाएगी ना, कांग्रेस अपने सत्ता में आ जाएगी। वही सवाल था। ठीक है अभिषेक जी, कंक्लूड कीजिए जरा। जिस तरीके से शुरुआत में राज शर्मा जी ने शुरुआत करी वो अच्छी थी, हाँ। पर बीच में जिस तरीके से इन्होंने डिरेल करी वो लगभग वही दृश्य था जिस तरीके का दृश्य संसद में देखने को मिला। पर एंड में जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी, राज शर्मा जी से मेरा निवेदन रहेगा, भविष्य में भी ऐसे ही रखा करिए भाई। आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं, इस तरह मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी राज शर्मा से यही मैं भी कहना चाहता हूँ राज शर्मा साहब से। क्या मैं प्रदीप भाई कहता हूँ? अरे राज शर्मा साहब, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, एक बात आपसे कह रहा हूं, आप अच्छी डिबेट करते लेकिन बस घुमाते बहुत हैं बातें। आपसे एक पूछा जाता है एक सवाल, आप इधर से उधर ले जाके पता नहीं कहां डिबेट को ले जाते हैं। बस आप अगर पॉइंट पर बात करें ना तो डिबेट बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। हम अपने कुत्ते बिल्ले को भी आप कह के पुकारते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।